इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। इन सबको हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे और इनके क्या क्या ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जावा को समझने के लिए, उनको भी समझेंगे आज। तो आगे चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं। एंड है, लॉजिकल एंड है, जिसको हम डबल एम्परसेंड के सिंबल से डिनोट करते हैं। उसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमारी कंडीशन 1 है, फिर बीच में हमने एंड लगा रखा है, दो एम्परसेंड का मतलब होता है एंड, और फिर हमने अपना कंडीशन 2 होना चाहिए, सॉरी गाइस यहाँ पे 2 भी होना चाहिए। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच में हमने एंड लगाया हुआ है। तो एंड लगाने का क्या मतलब है कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 जब भी दोनों की दोनों ट्रू होंगी तभी ये हमारा जो पूरा का पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो हमें ट्रू देगा, जब दोनों की दोनों ट्रू होगी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो जाता है या फिर दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो फॉल्स ही आएगा। सिर्फ ट्रू एक ही केस में आएगा, जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे। दोनों की दोनों कंडीशन जो है हमारी, वो दोनों की दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी हमारा सिर्फ ट्रू आएगा एंड के केस में। अब हमारा दूसरा ऑपरेटर है लॉजिकल और ऑपरेटर। वो क्या कहता है कि भाई ठीक है, आपने 2 कंडीशन दे दी हमें, तो लॉजिकल और का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है एंड से। कि और में हम क्या देखते हैं, अगर हमारा एक भी ट्रू होगा तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू आएगा। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में से अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आर रिज़ल्ट विल बी ट्रू। तो ये हमें लॉजिकल और डिनोट करता है। अगर सिर्फ एक ही कंडीशन में हमारा जो लॉजिकल और होगा वो हमें फॉल्स देगा, जब दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। नहीं तो इसका हर कंडीशन में ट्रू आएगा, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम सीधा बोल देंगे कि भाई हमारा जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो ट्रू है। थर्ड ऑपरेटर जो हमारा है वो लॉजिकल नॉट है। लॉजिकल नॉट क्या होता है, इसमें हम एक ही कंडीशन को लेते हैं और एक ही कंडीशन अगर हमें ट्रू दे रही है तो हम उसका नॉट कर देते हैं। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। तो अगर हमारा कंडीशन ट्रू दे रहा है हमें और अगर हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया है अपना, तो हमें वो फॉल्स दे देगा। और अगर हमने हमारी जो कंडीशन है वो हमें फॉल्स दे रही है और अगर हमने वहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है तो वो ट्रू कर देगा फॉल्स को। तो जस्ट कॉम्प्लीमेंट कर देता है हमारा जो भी ऑपरेटर होता है। इसको एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। एग्जांपल में जो भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं उनका जो भी रिज़ल्ट आता है वो बुलियन होता है। इसलिए हमने अपना सी वेरिएबल एक बुलियन बनाया हुआ है और उसमें हमने 2 कंडीशन दे रखी है। एक कंडीशन है a ग्रेटर देन b और एक कंडीशन है b लेस देन 3। तो क्या a ग्रेटर देन b है? ट्रू। हाँ, ये तो है, क्योंकि 10 5 से बड़ा होता है तो हमारा a ग्रेटर देन b है, तो ये ट्रू है कंडीशन। एंड अब हम दूसरी कंडीशन को देखेंगे अपना कि क्या b लेस देन 3 है। b क्या है हमारा 5 लेस देन 3 है, नहीं, ये तो फॉल्स है। तो हमारा ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का क्या होगा हमारा रिज़ल्ट? फॉल्स, क्योंकि एंड हमें बोलता है कि भाई अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हम फॉल्स आंसर देंगे अपना। तो ट्रू और फॉल्स, तो एक फॉल्स मिल गया हमें तो हमारा आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा और सी में हमारा फॉल्स स्टोर हो जाएगा और जब हम सी को प्रिंट करेंगे तो हमारा फॉल्स आएगा स्क्रीन पे। तो ठीक है, तो काफ़ी बेसिक सा एग्जाम्पल था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल इसके देखते हैं। तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, तो आप उसको पहले देख सकते हो। और उस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का ही हमने यहाँ पे भी यूज़ करा है और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया है और इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं और फिर आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है। तो हमारा जो हमने बोला है कि भाई लॉजिकल ऑपरेटर होगा तो उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो एक बुलियन रिज़ल्ट होगा, तो हम उसको बुलियन वेरिएबल में ही सेव करेंगे। तो इसलिए हमने अपना जो सी वेरिएबल बनाया है वो बुलियन बनाया है और फिर हमने यहाँ पे प्लस a, तो इंक्रीमेंट हो रहा है। a की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी क्योंकि हमने ये प्री ऑपरेटर लगा रखा है। तो हमारी a की वैल्यू 10 थी, वो 10 से 11 हो गई और इसलिए हमने a की वैल्यू 11 लिख दी यहाँ पे। ठीक है, ये तो सही है। और फिर हमने क्या करा, b, पहले हमारा b लिखा हुआ है और b की वैल्यू क्या है 5, तो इसलिए हमने b के नीचे 5 लिखा हुआ है। और फिर b की वैल्यू माइनस हुई है, डिक्रीमेंट हो गया है, तो b की वैल्यू 5 थी, 5 से 4 हो गई है। तो अब जो हमारा कैलकुलेशन होगा, हम सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है ओवरऑल उसको कंप्यूट करते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन में क्या 11 लेस देन 5, क्या 11 लेस देन 5 है? नहीं, ये तो फॉल्स है। अब जैसे ही हमें एंड ऑपरेटर में फर्स्ट कंडीशन में ही फॉल्स मिल जाता है तो हमें ये बात पता है कि भाई एंड ऑपरेटर में अगर हमें एक भी फॉल्स मिलता है तो हमारे जो ओवरऑल कंडीशन होगा वो फॉल्स होगा। तो इसलिए हमें सेकंड कंडीशन को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये हमें अगर फॉल्स दे रहा है तो हमारा रिजल्ट विल बी फॉल्स और हम यहीं पे अपना कैलकुलेशन स्टॉप कर देंगे।
तो हमारा जो सी में होगा वो फॉल्स स्टोर हो जाएगा, और हमारा जो ए का वैल्यू क्या हुआ था, इंक्रीमेंट होकर 11 हो गया था, तो ए का वैल्यू 11 प्रिंट होगा, और बी का वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 4 हो गया था, तो ये 4 प्रिंट होगा। तो आई होप कि ये एग्जांपल काफ़ी हद तक क्लियर होगा आपको कि हम क्यों सेकंड कंडीशन पे नहीं गए, क्योंकि हमारा फर्स्ट कंडीशन ही इवैल्यूएट होकर फॉल्स आ गया, और एंड में एक फॉल्स का मतलब है रिजल्ट विल बी फॉल्स। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, ये हम अगर 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये 3-4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी ये काफ़ी क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमने सेम ले रखा है, सेम हमारे पास सेम ही एक्सप्रेशन हमने ले रखा है, बस यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे लेस देन का साइन ले रखा था, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन ले लिया है। और अब इस वैल्यू को देखते हैं, क्या 11 जो है वो ग्रेटर देन 5 है? हाँ भाई ट्रू है, तो ट्रू है। तो अब हम सेकंड कंडीशन का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो क्या सेकंड ट्रू होगी या फॉल्स होगी, नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हमें यहाँ पर सेकंड कंडीशन इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, तभी हम ओवरऑल रिजल्ट बता सकते हैं एंड ऑपरेटर का। तो हमारी जो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 11 हो चुकी थी, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पर नीचे 11 लिखी, और फिर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, तो 11 से ये 12 हो गई ए की वैल्यू। और यहाँ पे हमारा बी जो था वो 4 था पहले, 4 से यहाँ पे पहले डिक्रीमेंट हुआ है 3, और बी की वैल्यू फिर यहाँ पे नीचे 3 हमने लिख लिया है, क्योंकि 3 हो गई है बी की वैल्यू। तो 11 नॉट इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब हुआ, 11 नॉट इक्वल टू 3। तो 11 नॉट इक्वल टू 3, हाँ ये ट्रू है। तो पहली वाली कंडीशन में हमारी ट्रू आई थी और बाद वाली कंडीशन में ट्रू आई, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट ओवरऑल विल बी ट्रू। तो हमारा जो सी में प्रिंट होगा वो ट्रू होगा, और हमारा जो ए में जो वैल्यू हमारी लास्ट क्या हुई है, 12 आई है, और बी में लास्ट वैल्यू हमारी 3 आई है। तो अगर हम ए और बी को प्रिंट कराते हैं तो हमारी ए की वैल्यू 12 होगी और बी की वैल्यू 3 होगी। आई होप ये क्लियर होगा, और अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसकी आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हमने और ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है अपना, और एज़ वी नो लॉजिकल ऑपरेटर का जो भी रिजल्ट होता है वो एक बुलियन रिजल्ट होता है, तो इसलिए हमें सी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले प्लस प्लस इसमें आ रखा है, तो हमारा ए का वैल्यू 10 था, तो 10 को हमने इंक्रीमेंट करा 11 हो गया, और 11 हो गया ये, तो फिर हमने ए जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे हमने 11 लिख दिया, ठीक है। फिर बी क्या है हमारे पास 5, तो हमने बी के नीचे 5 लिख दिया, और 5 जो है हमारा फिर डिक्रीमेंट हुआ है 4 हो गया, तो प्रेजेंट वैल्यू बी की 4 है और ए की 11 है प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन जो हमारा एक्सप्रेशन में यूज़ हुई वैल्यू है वो क्या है, 11 ग्रेटर देन 5 है, 11 ग्रेटर देन 5 है, नहीं फॉल्स है। तो अब देखिए और ऑपरेटर में अगर हमारा फर्स्ट कंडीशन फॉल्स आता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते सेकंड कंडीशन के बारे में। अगर ये कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है वो अगर ट्रू आया होता तो हम कह सकते थे कि भाई और में अगर एक बार भी ट्रू मिल गया हमें तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट विल बी ट्रू, तो फिर हमें आगे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कंडीशन आया है वो फॉल्स आया है, तो इसलिए हमें आगे नहीं ये तो फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। 11 ग्रेटर देन 5 है तो ये ट्रू है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू आ गई है। तो फॉल्स में अगर एक भी ट्रू होगा तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट विल बी ट्रू, इसलिए हमें सेकंड कंडीशन को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो 11 ग्रेटर देन 5 ये ट्रू हमारा आ गया, तो सी हमें क्या देगा, ट्रू देगा। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है इसमें, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। और हमारा जो ए में क्या वैल्यू हमारा अपडेट हुआ है 11 हुआ है, तो ए का वैल्यू हमें 11 मिलेगा, और बी में वैल्यू क्या अपडेट हुआ है 4 हुआ है, तो हमें बी का वैल्यू 4 मिलेगा, और हमारा सी में ट्रू मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके करें। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर सेम ऑपरेटर हैं, इनको मतलब टर्नरी ऑपरेटर को ही हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर में हमारे क्या होते हैं, 3 कंडीशंस होती हैं हमारे पास, 3 ऑपरेंड्स होते हैं। अब वो ऑपरेंड्स का जो सिंटैक्स होता है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल होता है, उसके बाद हम एक कंडीशन को अपनी लिखते हैं, और एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। अब इसका क्या मतलब है, जब ये सबसे पहले ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारा एक्सप्रेशन 1 चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 2 चलेगा। इसको इस डायग्राम से समझते हैं। अगर जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू होती है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे वेरिएबल में एक्सप्रेशन 1 जाएगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे वेरिएबल में एक्सप्रेशन 2 जाएगा। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि मतलब हाँ ठीक है भाई, हमें सिंटैक्स थोड़ा समझ में आ गया, पर अब एग्जांपल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसे। तो हमने अपना क्या करा, हमने वेरिएबल सी ले लिया। अब सी में क्या वैल्यू आने वाली है वो देखते हैं। तो हमारी सबसे पहले एक कंडीशन है, मैंने बताया था आपको कि कंडीशन सबसे पहले एक कंडीशन इवैल्यूएट होगी, अगर वो ट्रू होगी तो हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होगा, और अगर वो फॉल्स होगी तो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। तो हमारी जो कंडीशन है वो है ए लेस देन बी। क्या ए लेस देन बी है, 10 इज़ लेस देन 5, नो फॉल्स है। तो हमारा फॉल्स
के केस में सेकंड कंडीशन इवेलुएट होगी b% 5 प्लस a माइनस s 7। तो हम एम्परसेंड सबसे पहले मॉडुलस को इवेलुएट करेंगे। तो b%5 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5% 5 0 हो जाएगा हमारा, इसका जो मॉडुलस आएगा वो 0 आएगा। और 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है, 10। तो 0 प्लस 10 इज़ 10 और -7, 10 माइनस 7 इज़ 3। तो अगर हम c को जब प्रिंट कराएंगे तो हमारे c में क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जो हमारा एक्सप्रेशन 2 है उसकी वैल्यू हमारे c में आएगी, तो c की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है। तो सेकंड एक्सप्रेशन देखते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन में हमने थोड़ा इंक्रीमेंट, सेकंड एग्जांपल में हमने थोड़ा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी यूज़ करा हुआ है, क्योंकि पता है क्या होता है ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में ही काफ़ी मतलब हमारे क्वेश्चन जो है अटकते हैं, क्योंकि इन्हीं की हमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है। अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की मतलब हर तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये काफ़ी, इनके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं और इनमें मिस्टेक होने की फिर गुंजाइश रहती नहीं है। तो सी को देखते हैं हम कि सी में इस बार क्या स्टोर होगा। तो सबसे पहले हमारी क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन इवेलुएट होगी और हमारी कंडीशन में क्या है, हमने पहले ए को लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू क्या है, 10। तो हमने ए के नीचे 10 लिख दिया। हाँ ठीक है भाई, 10 वैल्यू है। फिर हमने जो ए का वैल्यू था उसको इंक्रीमेंट करा है, तो 10 से ये इंक्रीमेंट हो गया, मतलब ए हमारा अपडेट हो गया, 10 से 11 हो गया। और हमारा जो यहाँ पे माइनस माइनस बी यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले हमारा जो 5 है, बी का वैल्यू 5 है, वो पहले डिक्रीमेंट हुआ है 4। और फिर हमारा बी यूज़ हुआ है, तो बी यूज़ हुआ है तो बी का वैल्यू अभी 4 है हमारे पास, तो 4 हमने नीचे लिख दिया। तो 10 इज़ ग्रेटर देन 4। हाँ भाई ट्रू है। तो ट्रू के केस में हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट करेंगे, ना कि हम सेकंड भी करेंगे, नहीं, सिर्फ हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन ही इवेलुएट करना है, क्योंकि हमें ट्रू मिला है। तो ट्रू में हमारा सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। तो हमारा जो ए का वैल्यू अपडेट होकर 11 हो गया था, वो अभी फिर अपडेट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो 11 से 12 हो गया। और हमारा यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है, तो ए के नीचे मैंने 12 लिख दिया। ठीक है। फिर माइनस बी हमारी जो वैल्यू अपडेट हुई थी वो 4 है और बी के नीचे मैंने 4 लिख दिया। और फिर ये इंक्रीमेंट हुई है, तो बी की वैल्यू 4 से 5 अपडेट हो गई है। ठीक है। तो 12 माइनस 4 इज़ व्हाट, 8। तो सी में हमारा 8 स्टोर हो जाएगा। एक्सप्रेशन 1 को हमने इवेलुएट कर लिया है। अगर हम अपने ए को प्रिंट करवाएं, ए में क्या वैल्यू है, तो हमारी अपडेटेड जो वैल्यू ए में है वो 12 है और जो बी में अपडेटेड वैल्यू है वो 5 है। तो ए में हमारा 12 प्रिंट होगा और बी में हमारा 5 प्रिंट होगा। और सी में हमारा 12 माइनस 4 इज़ 8, तो 8 प्रिंट होगा सी में। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हम इंडिविजुअल बिट्स पे अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर में काम होता है वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स पे होता है। और बाइनरी नंबर्स में हमारे पास बिट्स होती हैं, बिट होती हैं, और जिन बिट पे ही हमें एट द एंड अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है बिट्स पे। तो उसके लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है वो बिटवाइज और है। तो बिटवाइज और का जो सिंबल होता है वो सिंगल पाइप होता है। अगर हमने अभी जो लॉजिकल और देखा था उसमें डबल पाइप था, अभी बिटवाइज और में सिर्फ सिंगल पाइप है। तो इसको ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल पाइप होता है, ना कि डबल होता है। डबल लॉजिकल और में होता है। तो अब देखिए और का क्या मतलब है। और का मतलब बस सिंपल ही है, एज कि अगर हमारा 0 0 होगा तो रिज़ल्ट 0 होगा, अगर 0 1 होगा तो रिज़ल्ट 1 होगा। मतलब अगर हमें एक भी 1 मिल गया तो हमारा रिज़ल्ट विल बी 1, और अगर दोनों 0 होगा तभी ये 0 होगा सिर्फ। तो हम देखिए, हम सबसे पहले ए पे 5 को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में ये 0 1 0 1 हो जाएगा। और 7 में बी में हमने 7 स्टोर कर रखा है, और 7 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 1 आएगा। अब इसमें जब हम और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसको हम राइट से शुरू करेंगे। तो 1 1 1 1 में अगर हम और करेंगे तो 1 1 भाई हमें एक भी 1 मिलेगा तो हमारा रिजल्ट विल बी 1। तो 1 1 हमारा 1 हो जाएगा। 0 1 का क्या होगा कि ये 0 1 में हमें एक 1 मिला हुआ है, ठीक है भाई 1 कर दिया हमने रिजल्ट। 1 1 मिला है तो हमें 1 मिला हुआ है, ठीक है 1 कर दिया। और के केस में सिर्फ और सिर्फ 0 और 0 के केस में ही हमारा रिजल्ट 0 आएगा, और सारे केसेस में हमारा रिजल्ट 1 आएगा। तो इसलिए 0 0 है, हमारे पास एक भी 1 नहीं है, तो हमारा रिजल्ट 0 ही आएगा। और जो कि डेसिमल में 7 का वैल्यू होता है। तो अगर 5 और 7 पे हम और का ऑपरेशन करते हैं तो हमें 7 मिलता है। तो ये बिटवाइज और के बारे में था। सेकेंड हमारा ऑपरेटर जो है वो बिटवाइज एंड है। तो यहाँ पे हमने सिंगल एम्परसेंड को यूज़ करा है। जो लॉजिकल एंड होता है उसमें डबल एम्परसेंड होता है, पर बिटवाइज एंड में सिर्फ सिंगल एम्परसेंड होता है। अब सेम एग्जांपल लिया मैंने ए और बी का, उनको दोनों को बाइनरी में चेंज करा हुआ है, और यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर लगाया है अपना इन दोनों के बीच में। तो एंड ऑपरेटर की कहानी ये होती है कि अगर मुझे 2 1 मिलेंगे, मतलब डबल 1 मिलेगा, तभी मेरा रिज़ल्ट 1 आएगा, और इसके अलावा हर केस में मेरा रिज़ल्ट 0 आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिला हुआ है 1 1, तो 1 1 का रिज़ल्ट हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। 0 1 में एंड परफॉर्म करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे एक 0 हो रहा है।
1 1 में एंड परफॉर्म करेंगे तो 1 मिलेगा, और 0 0 में एंड परफॉर्म करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये बिटवाइज एंड के बारे में था। बिटवाइज एक्सॉर के बारे में देखते हैं। एक्सॉर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, और इसका जो सेम एग्जांपल हमने लिया है ए और बी का, और इसमें हमने बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करा है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको सेम मतलब 1 1 मिल रहा है तो आप रिज़ल्ट 0 दोगे। अगर आपको 0 0 मिलता है तो भी आप रिज़ल्ट 0 दोगे। मतलब अगर आपको सेम सिंबल मिल रहा है तो आप रिज़ल्ट 0 दोगे, और अगर आपका जो सिंबल है वो डिफ़र हो रहा है, जैसे कि 0 1 हो रहा है या फिर 1 0 हो रहा है, तो आप उसका रिज़ल्ट 1 दोगे। तो इसमें पहले क्या है, 1 और 1 का मतलब सेम सिंबल हो गया तो हमारा रिज़ल्ट 0 दे दिया हमने। 0 और 1 यहाँ पे डिफरेंट सिंबल है तो हमने इसका रिज़ल्ट 1 दे रखा है। 1 1 का ये सेम सिंबल है तो इसका रिज़ल्ट हमने 0 दे रखा है, और 0 0 ये भी सेम सिंबल है तो हमने इसका रिज़ल्ट भी 0 दे रखा है। तो इस तरीके से हम बिटवाइज एक्सॉर को परफॉर्म करते हैं बाइनरी नंबर्स में। और ये जो हमारा रिज़ल्ट आया है 0 0 1 0, इसका जो डेसिमल में नंबर आएगा वो 2 आएगा। तो अगर हम 5 और 7 पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट 2 आता है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हमारी जो भी बिट्स होती हैं, अगर वो 0 हैं तो 0 को हम 1 कर देंगे, अगर 1 है तो 1 को 0 कर देंगे, बस एज सिंपल। तो हमने अपना क्या लिया, =5 लिया, 5 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा 0 1 0 1। और अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो मैं क्या करूँगी, 1 को 0 कर दूँगी और 0 को 1 कर दूँगी, 1 को 0 और 0 को 1। तो इसका जो रिज़ल्ट आया 1 0 1 0, ये डेसिमल में 10 है। मतलब 5 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो उसका रिज़ल्ट जो मुझे मिलेगा वो 10 मिलेगा। अब देखते हैं कि बिटवाइज में राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स में मुझे क्या करना होता है कि मैं जो अपनी सारी बिट्स होंगी उनको मैं राइट में शिफ्ट कर दूँगी। अब राइट में शिफ्ट करने का क्या मतलब है, अगर मुझे बोला है कि ए को राइट शिफ्ट करो एक बिट से, तो यहाँ पे मैंने 1 ले रखा है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आपको 3 बिट में राइट शिफ्ट करना है। तो अगर मेरे को 1 बिट से राइट शिफ्ट करना है तो इसमें मैं क्या करूँगी कि जैसे कि 1 1 0 0 है, तो 1 1 0 0 में मुझे 1 से राइट शिफ्ट करना है। तो ये जो 0 है, ये जीरो लॉस जाएगा, हमारा राइट में लॉस जाएगा, और यहाँ पे मेरा ये 0 इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, और 1 इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, और 1 इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो मतलब मेरा जो लास्ट का 0 था वो मेरा लॉस हो गया, और यहाँ पे जो मैंने शुरू में एक वही 0 ऐड कर दिया। तो ठीक है, तो मैंने 0 1 1 0 इसका रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारी जो लास्ट की बिट होगी वो लॉस हो जाएगी हमारी, और हम शुरू में उसकी जगह पे 0 ऐड ऑन कर देंगे, जितनी भी हमारी लास्ट में बिट लॉस होंगे। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर में मुझे क्या करना है कि मुझे लेफ़्ट में बिट को अपनी लॉस करना है, लेफ़्ट में मुझे शिफ्ट करनी है। अगर मैं एक बिट को लेफ़्ट में लॉस करूँगी तो जो सारी मेरी बिट होंगी वो लेफ़्ट में शिफ्ट होंगी। तो अगर मैं 1 1 0 को लेफ़्ट में लॉस करती हूँ, मतलब लेफ़्ट में शिफ्ट करती हूँ, एक बिट से करना है मेरे को, तो इसका जो लास्ट का एक बिट है 1, उसको मैं लॉस कर दूँगी, तो इधर मेरा लॉस हो गया, और ये 1 इसकी पोजीशन पे 1 आ जाएगा, और 0 1 की पोजीशन पे आ जाएगा, तो मतलब ये शिफ्ट हो जाएंगे लेफ़्ट में। तो 1 0 0 मेरा क्या बचा था, 1 0 0 बचा था, और मैंने फिर इसके एंड में 0 और ऐड ऑन कर दिया। तो इस तरीके से हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। तो इनकी क्या है कि इन ऑपरेटर्स की अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, ये इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहीं पे आज का सेशन एंड करते हैं, और आगे भी हम ऑपरेटर्स तो हमारे हो गए हैं, आगे हम इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी हमारी, वो उसमें हम प्रिंट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम मतलब कैसे जावा में डिफरेंट तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।